हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो लेट्स सी द स्टोरी। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, जरूर सपोर्ट करिए ताकि बढ़िया बढ़िया स्टोरी आपको सुनाता रहूं। लेट्स स्टार्ट। अंशी की मौत, हर खुशी छीन लूंगी। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहां दूर दूर तक सन्नाटा था, और इसी सन्नाटे को चीरते कुछ करों की आवाजें आने लगी। और एक कार तेजी से आकर एक पेड़ से टकराई। अंदर से एक लड़की बाहर निकली, ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो। उसकी हाथ पैर हर जगह चोट लगे हुए थे, और एक्सीडेंट की वजह से वो पूरी तरह से जख्मी हालत में थी। चांद की धीमी रोशनी इस वक्त उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से उस लड़की की चेहरा साफ नजर आ रहा था, जो कि बहुत खूबसूरत था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी, फिर भी वो लड़की हिम्मत जुटाकर आगे भागने लगी। वो थोड़ी दूर भागी थी कि 3-4 कार आकर उस लड़की के सामने रुकी। अंदर से कुछ हटे कटे लोग जो ब्लैक यूनिफॉर्म में थे बाहर आए। उन सब के चेहरे पर मास्क था। उन सब ने उस लड़की को घेर लिया। तभी बीच की कार का पीछे की दरवाजा ओपन हुआ, और एक इंसान बाहर आया। उसने भी अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। वो लड़की बीच में फंस गई थी। वो कमजोर नहीं थी, पर ड्रग्स की वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी लड़ने की ताकत नहीं बची थी, वरना वो इन सब को मौत यहीं अपने हाथों से देती और इनकी कब्र भी यहीं पर गाड़ देती। उस इंसान ने उस लड़की की पैरों पर एक गोली मारी, जिस वजह से वो लड़की जमीन पर गिर गई, पर उसकी आंखों में नफरत और घिन के सिवा कुछ नहीं था। दर्द भी कैसे होता, दर्द तो पहले से ही उसकी हड्डियों में समा चुका था, इसलिए उसे अब किसी भी जख्म से दर्द नहीं होता था। पर वो इस बात से ज्यादा निराश थी कि इस सफर में उसने सब खो दिया और अब उसे मौत मिल रही है। वो इंसान उसके पास आया और उसकी बालों को पकड़कर उसकी फेस को ऊपर उठाते हुए बोला, चू 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 अंशी बेचारी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला ना, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। दिल्ली तो तुम्हें देसाई फैमिली ने छोड़ दिया, जेल भेज दिया, तो तुम्हें तो जेल में ही मर जाना चाहिए था ना। तुम वापस क्यों आए? अगर आई तो भी आराम से जिंदगी जीती। तुम्हें अपनी असली फैमिली को ढूंढने की क्या जरूरत थी? देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम खूबसूरत भी हो, पर तुम्हारी असली फैमिली वालों ने ही मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। अगर तुम उन्हें जिद करके नहीं ढूंढती तो तुम्हें इतनी बेदर्दी से मौत नहीं मिलती। क्यों? अंशी ने सिर्फ एक ही वाक्य पूछा, क्यों? तुमने मरते वक्त भी यही सवाल पूछा, तो चलो मैं तुम्हारी खुशी के लिए मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, तुम्हारी सवालों का जवाब दे देता हूँ। क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हें नहीं चाहती है। तुम्हारी असली फैमिली भी देसाई फैमिली की तरह तुमसे नफरत करती है। उनकी एक और बेटी है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी की खुशियों को छीनने उनके घर में आओ। वो नहीं चाहते हैं कि तुम उनकी बेटी की हिस्से की खुशियों में भागीदार हो। उसकी बात सुनकर अंशी की दिल में तेज दर्द उठा। वो दर्द में भी हंसने लगी। इस वक्त वो किसी साइको की तरह लग रही थी। सामने खड़ा इंसान कुछ नहीं बोला। अंशी डेविल की तरह हंसते हुए बोली, मौत तो सबको एक ना एक दिन आती ही है, पर वादा रहा मैं तुम सबकी मौत बनकर लौटूंगी। पर इस दुनिया मेरी खुद के सिवा कोई मुझे नहीं मार सकता। वो और भी जोर जोर से हंसने लगी। बिजली और बारिश भी उसके साथ ऐसे ताल मिलाने लगे। अंशी ने अपने पीछे से गन निकाला, जिसमें सिर्फ एक ही बुलेट था। वो सामने वाले को मारती तो भी मरती, पर इन घटिया गार्ड्स के हाथों कोई उसे नहीं मार सकता। मौसम की अचानक बदलने की वजह से उस इंसान की ध्यान अब अंशी पर नहीं था। जब जब उस इंसान की नज़र अंशी पर पड़ी, अंशी ने गन निकाला और खुद की ही सिर में गोली मार दी। इस वक्त अंशी का चेहरा भयानक था, चेहरे में नफरत, दर्द, गुस्सा। उस इंसान ने अंशी की डेड बॉडी को चेक किया और गार्ड को उसकी बॉडी को पहाड़ी से नीचे फेंक देने के लिए कहा, ताकि किसी को भी अंशी की बॉडी ही ना मिले। गार्ड ने भी अंशी को लेकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। वो सब वहां से चले गए। अंशी की बॉडी अंधेरी खाई में गिरती रही। जब वो जमीन पर गिरी, उसकी लॉकेट से तेज चमक निकलने लगी, और उस पूरे अंधेरे जगह को जैसे किसी ने रोशनी से भर दिया हो। एक छोटे से रूम में एक लड़की सोई हुई थी। उसकी माथे से पसीने की बूंदें टपक रहा था। शायद वो कुछ बुरा सपना देख रही थी और बदबड़ रही थी। तभी उसकी लॉकेट तेज चमक बिखेरने लगा। तभी वो लड़की भी हौंफते हुए उठकर बैठ गई। वो पसीने से लथपथ थी। उसने गहरी सांस लेकर इधर उधर देखा। इस वक्त वो एक छोटे से रूम में थी, जहां वो नीचे बस एक चादर बिछाकर सोई हुई थी। ये एक छोटी सी सेल की तरह लग रही थी, और वो लड़की जो अभी अभी उठी थी, उसने एक कैदी के कपड़े पहन रखा था। उसके ऊपर 411 लिखा हुआ था। साफ लग रहा था वो इस जेल में एक कैदी है, कैदी नंबर 411। उस लड़की ने अपना फेस ऊपर किया। वो कैदी थी, फिर भी वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे देखना चाहे।
उसकी ठंडी भावहीन हेजल आंखें जैसे खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसकी बेदाग गोरा रंग जैसे संगमरमर से तरासा हुआ लग रहा था। उसकी रेड होंठ जैसे लाल चेरी की तरह लग रहा था। उसकी ब्राउन बाल खुलकर लहरा रहा था। उसकी ऑरा इतना खतरनाक था कि अगर यहाँ कोई होता तो उसकी दम ही घुट जाता। उस लड़की ने आपने सेल से बाहर देखा, सुबह हो गई थी। उसे कुछ पल लगा सब कुछ समझने में। वो धीरे से बोली, क्या मैं फिर से वापस आ गई हूँ? तभी उसकी लॉकेट चमकने लगा। उसने उसके ऊपर हैरानी से हाथ रख दिया तो उसकी दिमाग में कुछ चलने लगा। वो लड़की जो कोई और नहीं अंशी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दिया तो वो एक खाली जगह पहुंच गई। उसने चारों ओर देखा। उसने अपनी लॉकेट को देखा और बोली, क्या ये मेरी ज़ेड पेंडेंट की स्पेस है? ये लॉकेट उसकी पिछली जिंदगी में उसने बचपन से पहना हुआ था पर कुछ भी नहीं हुआ था। क्या उसकी रिबीर्थ की वजह से सब बदल गया? उसने चारों ओर देखा। उसके अंदर छोटी छोटी सीसी और कुछ जड़ी बूटी, कुछ किताब मौजूद था। तभी उसे बाहर से कुछ एहसास हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने फिर से लॉकेट को टच किया और उस लॉकेट की खाली स्पेस से बाहर आ गई। सामने एक और कैदी थी, कैदी नंबर 410। वो उसे चिंता से देखते हुए बोली, अंशी क्या तुम ठीक तो हो ना? अंशी ने सामने खड़ी लड़की को देखा जो 28 साल की थी। अंशी स्माइल के साथ बोली, मैं ठीक हूँ काजल दी। ये थी काजल। ये भी एक बड़ी फैमिली से थी पर किसी और की किए की सजा काट रही थी। नियति की बात सुनकर काजल ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, चलो हम खाना लेने चलते हैं। उसकी बात सुनकर अंशी ना चाहते हुए भी खड़ी हो गई। काजल के पीछे चलते हुए वो मन ही मन नफरत से बोली, देसाई फैमिली और मेरी सो कॉल्ड असली फैमिली, बस इंतजार करो। मैंने कहा था मैं लौट आऊंगी और मैं लौट आई। इस बार खेल भी मेरे हिसाब से चलेगा, मोहरा भी मेरे होंगे। चल भी मैं चलूंगी और मेरी चाल में नाचोगे तुम सब। एक एक करके तुम सब से मैं हर खुशी छीन लूंगी। हर वो इंसान छीन लूंगी जिसे तुम्हें प्यार हो। अब कोई परिवार नहीं, कोई मासूम प्यार के लिए तरसती अंशी नहीं, मैं बस तुम सबकी मौत हूँ। मरोगे तुम सब, मरोगे और तुम सब की कब्र पर अखरी कील में ठोकूंगी। इतना कहकर अंशी मन ही मन खतरनाक तरीके से हंसी। अंशी की पास्ट, चल भी मैं चलूंगी और मेरी चाल में नाचोगे तुम सब। एक एक करके तुम सब से मैं हर खुशी छीन लूंगी। हर वो इंसान छीन लूंगी जिसे तुम्हें प्यार हो। अब कोई परिवार नहीं, कोई मासूम प्यार के लिए तरसती अंशी नहीं, मैं बस तुम सबकी मौत हूँ। मरोगे तुम सब, मरोगे और तुम सब की कब्र पर अखरी कील में ठोकूंगी। इतना कहकर अंशी मन ही मन खतरनाक तरीके से हंसी। अब आगे। इस वक्त वो बस 6 महीने के लिए जेल में आई थी क्योंकि उसके ऊपर देसाई फैमिली की रियल बेटी राजश्री देसाई को बुली करने और उसे सीढ़ियों से धक्का देने का दोष लगा था। तो आइए जानते हैं हमारी अंशी के बारे में। अंशी देसाई फैमिली की इकलौती बेटी थी। 3 भाई में वो इकलौती बेटी थी, सबकी लाडली, पर सब अपने काम में बिजी रहते थे और अंशी हमेशा सबकी प्यार के लिए तरसती थी। उसे पैसा, ज्वेलरी, महंगी ड्रेस कुछ नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ घर वालों का प्यार और टाइम चाहिए था। प्यार तो उसे थोड़ा मिला क्योंकि वह तो देसाई फैमिली की इकलौती बेटी थी, पर टाइम जो देसाई फैमिली से कभी नहीं मिला। टाइम की जगह अंशी को उनकी तरफ से महंगी गिफ्ट और पैसे जरूर मिल जाता था। पर 1 साल पहले अंशी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। जब वह 18 साल की हुई, उसकी बर्थडे के दिन ही दादा दादी के साथ मंदिर जाते वक्त उसकी एक्सीडेंट हो गई जिसमें उसकी बहुत ब्लड लॉस हुआ था। इसलिए डॉक्टर ने देसाई फैमिली से किसी को ब्लड डोनेट करने के लिए कहा, पर टेस्ट में पता चला कि अंशी के मॉम डैड भाई किसी का भी खून अंशी से मैच नहीं करता, जिस वजह से देसाई फैमिली को डाउट हुआ कि अंशी उनकी बेटी है भी या नहीं। अंशी की चेहरा देसाई फैमिली में किसी के साथ भी नहीं मिलता था। अंशी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर किसी की बेचैन दिल को भी सुकून मिल जाए। डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि अंशी देसाई फैमिली की रियल बेटी नहीं है। शायद उनकी बेटी जन्म के वक्त अंशी साथ बदल गई थी। तब से उन सब का बिहेवियर अंशी के लिए पूरी तरह से बदल गया। वो सब अंशी से गुस्सा रहने लगे और नफरत करने लगे। वह अपनी रियल बेटी की यहाँ ना होने की वजह अंशी को मानने लगे और अपनी रियल बेटी को खोजने में लग गए। 2 महीने बाद उन्हें एक पॉजिटिव डीएनए रिजल्ट मिला और देसाई फैमिली अपनी रियल बेटी राजश्री देसाई को घर ले आए। उसकी कमरे के साथ साथ उसकी जो चीज़ भी राजश्री को पसंद आया सब कुछ राजश्री को दे दिया गया। अंशी को वो सभी चीज़ चाहिए भी नहीं थी, इसलिए वह बस उनकी थोड़ा टाइम और प्यार पाने की कोशिश करती थी। पर इस कोशिश में वो सबकी नज़रों में दूसरों की जगह छीनने वाली बन गई। सब उसे नकली प्रिंसेस कहने लगे जिसने राजश्री की फैमिली को उससे चुरा लिया था और इतने साल तक उसने राजश्री की अमीरी लाइफ को एंजॉय किया।
और उसकी वजह से राजश्री इतनी दुख झेलकर एक गरीब और घटिया फैमिली में बड़ी हुई। इसकी जिम्मेदार भी सबने उसे ही ठहराया, पर इसमें अंशी की क्या गलती थी उसे समझ नहीं आता था। और धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। अनंत कपूर जो अंशी का मंगेतर था, बचपन से उसके साथ अंशी की रिश्ते तय कर दी गई थी, और देसाई फैमिली में सब हमेशा उसे कहते थे कि उसे अनंत के साथ रहना चाहिए, उसकी दिल जीतना चाहिए। जिस वजह से अंशी भी अनंत के पीछे लगी रही, हमेशा उसके लिए टिफिन लेकर जाना और बात करने की कोशिश करना, जबकि अनंत उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता था। पर बार बार उसका पीछा करने से अंशी का लगाव अनंत के लिए बढ़ गया। पर जब राजश्री लौट आई तो अनाथ राजश्री से प्यार करने लगा, और ऐसा क्यों था पता नहीं, और फैमिली ने भी राजश्री और अनंत की सगाई डिसाइड कर दिया। उसके बाद ही नियति जेल आई थी, क्योंकि राजश्री को सीढ़ियों से धक्का देने का इल्जाम उसके ऊपर लगाया गया था, और सबने कहा क्योंकि राजश्री और अनंत की सगाई अनाउंस हो गई इसलिए अंशी ने ऐसा किया। और तब अंशी को सबक सिखाने के लिए देसाई फैमिली ने जेल भेज दिया। जितना उसे याद था वो ठीक सगाई के दिन ही जेल से बाहर गई थी, और सगाई के दिन जब उसने अनंत से पूछने की कोशिश की क्या वो उसे कभी पसंद नहीं करता था, तब राजश्री ने वहां रो रो कर अपनी मोम डैड और बाकी सबको भी बता दिया कि अंशी के दिल में अभी भी अनंत के लिए फीलिंग्स है, इसलिए उसे अनंत से शादी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अनंत और पूरे देसाई फैमिली ने भरे पार्टी में उसकी बेइज्जती की, और सबके सामने वो दूसरों की घर तोड़ने वाली और मंगेतर छीनने वाली बन गई थी। क्या हुआ प्लेट लो, काजल की आवाज़ से उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें इतनी सर्द थी कि एक पल के लिए काजल भी डर गई। अंशी ने अपनी भाव को नॉर्मल किया और प्लेट लेकर खाना लेने चली गई। खाना लाकर वो काजल के साथ आकर बैठ गई और बोली, काजल जिसके लिए तुम यहाँ सजा काट रही हो, क्या पता वो तुम्हारी जाने की खुशियाँ मना रहा हो। उसकी बात सुनकर काजल का हाथ रुक गया। फिर वो खाना खाते हुए बोली, नहीं अंशी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, यहाँ से जाने के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर अंशी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है काजल, तुम्हें जो चाहिए उसे छीन लो, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी को बर्बाद करना या किसी की सब पर कदम रख कर ही आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। उसकी बात सुनकर कहा ने उसे देखा और बोली, आज तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो। मुझे पता है देसाई फैमिली बहुत घटिया है, पर हर कोई एक जैसा तो नहीं होता ना। अंशी ने उसे एविल स्माइल पास किया और बोली, होता है, सब कुछ होता है काजल। जितना उसे याद था काजल त्रिपाठी फैमिली की बड़ी बेटी थी, और उसकी सौतेली माँ और बहन थी जो काजल की पीठ पीछे हमेशा साजिश करती थी, पर सामने कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि काजल के नाम पर ही काजल की मोम ने सारी प्रॉपर्टी किया था। और काजल इतना बेवकूफ़ थी कि अपनी सौतेली माँ और बहन के जाल में बार फंस जाती थी। काजल का बाप भी एक घटिया इंसान था, उसे काजल की नहीं बस अपनी छोटी बेटी की परवाह थी। वो भी काजल से सारा प्रॉपर्टी चाहता था, और इस वक्त भी वो अपनी सौतेली माँ और बहन की साजिश में फंसकर यहाँ आई थी। काजल को एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार था, पर वो लड़का बस काजल के साथ प्यार का नाटक कर रहा था, वो भी उसकी सौतेली माँ की कहने पर। उस लड़के को तो असल में काजल की सौतेली बहन से प्यार था। उनका इरादा था काजल से उस लड़के की शादी करवाना, क्योंकि विल के हिसाब से काजल के पति को प्रॉपर्टी के आधा हिस्सा मिलता, और फिर वो लड़का काजल को मारकर बाकी आधा हिस्सा भी ले लेता। जितना अंशी को याद था इस वक्त काजल अपने बॉयफ्रेंड की कोई सजा भुगत रही थी। काजल के बॉयफ्रेंड और सौतेली बहन ने साजिश करके उसे नशा दिया था कि वो एक रात के लिए उसे एक प्रोड्यूसर को बेच सके, जो काजल के साथ एक रात बिताने के बदले उसकी सौतेली बहन को फिल्म में काम देता। पर सही टाइम पर किसी ने काजल को बचा लिया, जिस वजह से प्रोड्यूसर गुस्से में काजल की सौतेली बहन के साथ रात बिताना चाहता था, जिस वजह से काजल के बॉयफ्रेंड ने गुस्से में उस प्रोड्यूसर को जख्मी कर दिया। वो प्रोड्यूसर कोमा में था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता था, तो काजल के बॉयफ्रेंड ने काजल से बोला कि वो प्रोड्यूसर काजल के नशे में होने का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, उसकी इज्जत लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार दिया। पर वो जेल नहीं जाना चाहता है। काजल को उस रात के बारे में कुछ याद नहीं था, इसलिए उसने भी उसकी बात को सच मान लिया, और अपने बॉयफ्रेंड को सबसे अच्छा मानकर उसने उसके सजा को अपने ऊपर ले लिया, और कोर्ट में बोला कि उस प्रोड्यूसर ने उसके साथ बदतमीज किया, इसलिए उसने उसे मार दिया। फिर भी काजल को 2 साल की सजा मिली, क्योंकि उस प्रोड्यूसर का इन्फ्लुएंस अच्छा था। अब काजल 1 साल से यहाँ थी, उसे 1 और साल यहाँ रहना था, और यहाँ से जाने के बाद काजल ने शादी कर ली उस लड़के से। पर जब उसे सच पता चला कि उसका पति उसकी बहन के साथ रिलेशन में है,
और उन सब ने मिलकर उसे धोखा दिया है। तब बहुत देर हो गई थी। उसके पति ने उसे मार डाला और उसकी प्रॉपर्टी भी ले लिया। उसकी छोटी सौतेली बहन के साथ शादी भी कर लिया। और ये बात और सच 4 साल बाद बाहर आई जब एक वीडियो वायरल हुआ जो काजल की मौत के वक्त की थी। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया था और वो वीडियो किसी ने शूट करके रखा था जो उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे ले रहा था। पर काजल के बॉयफ्रेंड के अंदर इतना दिमाग नहीं था और न ही काजल के बाप के पास, इसलिए कंपनी जल्दी बर्बाद हो गया। तब ब्लैकमेलर को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया। तब अंशी जेल में थी और एक स्टाफ के फ़ोन में उसने वीडियो देखा था। काशी स्पेस पावर। पर काजल के बॉयफ्रेंड के अंदर इतना दिमाग नहीं था और न ही काजल के बाप के पास, इसलिए कंपनी जल्दी बर्बाद हो गया। तब ब्लैकमेलर को देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने इस वीडियो को वायरल कर दिया। तब अंशी जेल में थी और एक स्टाफ के फ़ोन में उसने वीडियो देखा था। अब आगे। तब उसे बहुत दुख हुआ था क्योंकि काजल एक बहुत अच्छी लड़की थी। उसने जल्दी से सिर झटका और खाना खाने लगी, वो भी तो पिछली जिंदगी में इतनी पावरफुल होकर भी फैमिली की प्यार पाने के लिए बेवकूफ़ बन गई थी। खाने के बाद काजल और अंशी वहां से दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। वहां एक और औरत बैठी हुई थी जो बहुत दुबली पतली लग रही थी। ये औरत कुछ दिन पहले ही जेल में आई थी। ये लगभग 38 साल की थी। काजल उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आंटी आप जेल में किस लिए आए हैं? आपको देखकर नहीं लग रहा है कि आपने ऐसा कोई गुनाह किया होगा जिस वजह से आपको 2 साल की सजा मिली। उसकी बात सुनकर वह औरत हंसते हुए बोली, यहाँ कौन किसका सुनता है बेटा, यहाँ सब स्वार्थी है। इतना कहकर वह औरत बिलक बिलक कर रो पड़ी। क्या हुआ है आंटी, क्या आप हमें बताना चाहेंगी? काजल ने उसके पास बैठते हुए पूछा। पर उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह इस औरत की कहानी को भी जानती थी, इसलिए उसे पूछने की जरूरत नहीं थी। वह औरत रोते हुए बोली, मेरा नाम काशी है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे माँ बाप ने एक बड़े खानदान में मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं वहाँ शादी करने के लिए राजी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुना। क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वही एक अयास आदमी था। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर था, इसलिए उसके घर वाले चाहते थे कि वह किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाए। उसके बाद चाहे वह कितनी भी अफेयर रखे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। शादी के बाद वह इंसान जो पति कहलाने की लायक भी नहीं है, वो हर दिन मेरे साथ जानवर जैसा सलूक करता था। फिर जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उसके घर वालों ने मुझे उससे अलग रखा, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं अपने पति से मार खाते हुए मेरे बच्चे को कुछ हो जाए। क्योंकि वह उनकी खानदान का खून था, अगर मैं अकेली होती और मर जाती तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उनके खानदान के पोते को कुछ नहीं होना चाहिए था। वह सब चाहते थे कि मेरा एक बेटा हो, पर मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। मैं उन्हें बेटा नहीं दे पाए, इसलिए उन सब का बिहेवियर फिर से मेरे लिए चेंज हो गया। वह हर दिन मुझे मारते थे और मैं बस चुपचाप रह जाती थी, क्योंकि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वह बहुत रिच फैमिली के लोग थे। धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। जब भी वह मुझे मार खाता देखी थी, वह मुझे बचाने बीच में आ जाती थी, इसलिए मेरा पति उसे भी मरता था। मैं अपनी बेटी को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। मैं उसे माहौल से अपनी बेटी को बाहर निकलना चाहती थी, पर मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने अपने घरवालों से मदद मांगी, पर वह लोग भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जब मेरी बेटी 6 साल की हुई तब मेरा पति एक और औरत को घर लेकर आ गया, और वह औरत मेरे पति के बच्चे की माँ थी। उनका एक बेटा था 2 महीने का। मेरे पति ने उसे लड़की से दूसरे की शादी कर ली और उसके माँ बाप भी खुश थे, क्योंकि उनके घर में बारिश जो आ गया था, और उन्होंने भी शादी को मंजूरी दे दिया क्योंकि उसे लड़की ने ही उनकी खानदान को बारिश दिया था। तब से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी जहनुम बन गई। मेरे पति की दूसरी बीवी हर दिन मेरी बेटी को कुछ ना कुछ इल्जाम लगाकर थप्पड़ मार देती थी, काम करवाती थी जो मुझे देखा नहीं जाता था। पर किसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जाने के लिए भी कोई जगह नहीं था। अब मेरी बेटी 12 साल की हो चुकी है। कुछ दिन पहले मेरे पति की दूसरी बीवी की हार चोरी हो गई और उसका इल्जाम उसने मेरी बेटी के ऊपर लगाया, और ये भी बोली कि जब वह चुरा रही थी उसके बेटे ने मेरी बेटी को देख लिया था, इसलिए मेरी बेटी ने उसे धोखा दे दिया और वह गिरकर उसका सर फट गया। उसे बहुत चोट आई जो कि पूरी तरह से झूठ था। मेरी बच्ची को जेल भेजना चाहती थी वो, इसलिए मैं डर गई। मेरी बच्ची बहुत छोटी थी, मैं उसे डिटेंशन सेंटर नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके इल्जाम को खुद के सिर पर ले लिया। उसकी कहानी सुनकर काजल की आंखों में भी आंसू आ गए।
वह गुस्से में बोली, इतना घिनौना, इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है। उसके बाद सुनकर अंशी उसकी मजाक उड़ाते हुए बोली, इससे भी ज्यादा घटिया लोग इस दुनिया में हैं। अगर यकीन ना हो तो खुद की फैमिली को ही देख लो, कल तक तुम्हें सबूत मिल जाएंगे। इतना कहकर अंशी वहां से उठी और अपनी सेल की तरफ चली गई। काजल कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि अंशी का फैमिली से भरोसा कब का उठ चुका है। अंशी लॉकेट को देख रही थी, उसे इस लॉकेट के बारे में और भी बहुत कुछ देखना था। वह जानना चाहती थी कि वो स्पेस क्या है और उसके अंदर और क्या क्या है। वो ये भी देखना चाहती थी कि क्या वो इसे आपने किसी और काम में यूज कर सकती थी। जैसे ही वह आगे जा रही थी तभी प्रिसन गार्ड पुलिस ने उसे आकर बोला, मिस अंशी, तुम्हें एक कॉल आया है। अंशी ने कुछ सोचा और उसके पीछे चली गई। इस वक्त उसे शायद एक ही इंसान फोन कर रहा होगा। गार्ड ने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरी तरफ चला गया। अंशी ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, मिस अंशी, मिस्टर ओल्ड बजाज ने मुझे आपको बताने के लिए बोला है। आपके पास जो पेपर्स आएगा आप साइन कर दीजिए और आपको 4 महीने बाद रिहाई मिल जाएगी। उन्होंने वकील से बात कर लिया है। उसकी बात सुनकर अंशी की होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वह बोली, मिस्टर कुलभूषण बजाज को बोल देना मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी सजा कम करवाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कहकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुन कॉल काट दिया। उसे याद आया उसकी सजा तो 1 साल की थी, पर अनंत बजाज के दादाजी मिस्टर कुलभूषण बजाज ने ही 6 महीने पहले से उसे रिहा करवा दिया था। पर अब अंशी को यहाँ से 1 साल पहले बाहर नहीं जाना था। उसे यहाँ रहकर बहुत कुछ करना था। बाहर जाकर वह सिर्फ परेशान ही होगी। वह वहाँ से अपनी सेल के अंदर चली गई। जब रात हो गई वो उठी और अपनी लॉकेट को छूकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वह फिर से लॉकेट की स्पेस के अंदर पहुंच गई। अंदर उसने पहले बहुत कम देखा था, कुछ किताबें और कुछ सीरम की शीशी। अंशी ने चारों ओर देखा और आगे उसे एक सीढ़ी दिखाई दी। वह उस पर चढ़कर ऊपर की तरफ चली गई। ऊपर भी एक फ्लोर था। वह एक रूम के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसकी आंखें तो जैसे बाहर आने को थी। अंदर डायमंड और जैड पत्थर किसी कचरे की ढेर की तरह पड़ा हुआ थे, जिसकी कीमत शायद इस वक्त कई अरबों में होगी। अंशी को तो अब और भी हैरानी हो रही थी, इतनी कीमती चीज यहाँ ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कचरा हो। कुछ देर बाद वह हैरानी से दूसरे कमरे में चली गई जहाँ पर कुछ एंटीक चीज रखी हुई थी, जिसकी कीमत शायद करोड़ों में होगी। जैसे जैसे अंशी देख रही थी वह हैरान होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस छोटी सी लॉकेट में इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी स्पेस कैसे हो सकती है, और वह भी कीमती सामान से भरा हुआ। कुछ देर सदमे में रहने के बाद वह उस कमरे से निकलकर तीसरे कमरे में चली गई। तीसरे कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। उन्हें खोलकर देखा तो वह प्राचीन चिकित्सा के बारे में कुछ किताबें थीं, जिसकी कीमत शायद अभी कोई नहीं लग सकता था। और कुछ देर बाद वह वहां से निकलकर चौथे कमरे में चली गई, जहां पर कुछ जड़ी बूटियां और मेडिसिन बनाने का सारा सामान था। ये सब देखकर अंशी जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी थी। उसकी होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वह वहां से बाहर निकल आई। उसने सामने देखा एक कमरा था। वह उस कमरे में चली गई। उसे कमरे में कुछ नहीं था, एक खाली कमरा जिसके अंदर बस एक बड़ा सा घड़ी था और एक दरवाजा जो बहुत रहस्यमयी लग रहा था। अंशी को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उस दरवाजे को ओपन किया और उसके अंदर चली गई। अंशी की चारों ओर अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो वह इस वक्त एक सुनसान जगह पर थी। अंशी ने चारों ओर देखा, तभी उसकी कानों में किसी की चीखने की आवाज आई। वो वहां से आगे गई तो उसने देखा सुनसान सड़क पर एक लड़के को कम से कम 50 आदमी घेर कर खड़े थे, और वो लड़का उन सब से फाइट कर रहा था। शायद उस लड़के को पहले से ही चोट लगी थी। उसके हाथ, पैर और पेट से खून बह रहा था, फिर भी वह लड़का उन सब से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अंशी जब थोड़ी पास चली गई तो उन सब की नज़र भी अंशी पर गई। एक मास्क पहने लड़का चिल्लाते हुए बोला, पकड़ो इस लड़की को, जाने मत देना। उसकी चिल्लाने से अंशी ने ठंडे भाव से उन सबको देखा। उसकी आंखें ऐसी थी मानो किसी नरक से निकल कर आए हो। वो सभी लोग तो कुछ पल के लिए डर से पीछे हट गए। वहीं अंशी समझ गई कि वह इस वक्त कहाँ है। ये रास्ता तो कॉलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर था। ये बहुत सुनसान था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं आते थे। तो इसका क्या मतलब, क्या उस लॉकेट के जरिए वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी? ये सोचकर अंशी एक्साइटेड हो गई। उसकी होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अंशी ने एक बार कोशिश करना सही समझा, इसलिए उसने अपनी लॉकेट को टच किया और लॉकेट के अंदर स्पेस में देखने लगी।
वो हथियार के क्षेत्र में गई और वहां से एक तलवार उठा लिया। जब अंशी की चेतना वापस आई तो अंशी ने देखा उसके हाथ में वही तलवार था। ये सोचकर अंशी एक्साइटेड हो गई, उसकी होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अंशी ने एक बार कोशिश करना सही समझा, इसलिए उसने अपनी लॉकेट को टच किया और लॉकेट के अंदर स्पेस में देखने लगी। वो हथियार के क्षेत्र में गई और वहां से एक तलवार उठा लिया। जब अंशी की चेतना वापस आई तो अंशी ने देखा उसके हाथ में वही तलवार था। अब आगे जिसे उसने उठाया था तो अंशी की होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। वो मन ही मन बोली, ओह तो मैं चाहूं तो इस स्पेस से कुछ भी सोच कर ला सकती हूँ। उसने फिर से ऐसे ही लिया और कपड़े ढूंढने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहां कुछ नहीं था। अंशी ने देखा सिर्फ एक काला कोट था। अंशी ने उस काले कोट को पहन लिया तो बाहर अंशी काले कपड़े में आ गई। इस वक्त वो अंधेरे में थी, इसलिए किसी को भी वो क्या कर रही थी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे आने लगी। वहीं उन लोगों ने जब उनसे के हाथ में तलवार देखा तो वह सब हैरान हो गए। इस लड़की के हाथ में अभी तो कुछ भी नहीं था, फिर ये तलवार अचानक उसकी हाथ में कहाँ से आ गया। उन्हें तलवार की चमक पहले तो दिखाई नहीं दे रही थी। वो सब थोड़ा डर भी गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़े या नहीं, क्योंकि यह लड़की बिल्कुल निडर लग रही थी। उसकी आंखों में एक किलिंग इंटेंट था और उसके आसपास मर्डरर्स ऑरा था, जैसे कोई नरक की देवी नरक की वीडियो को तोड़कर बाहर आ गई हो। तभी उनका लीडर बोला, तुम सब खड़े क्यों हो जाओ, इस लड़की को मार दो और रास्ते से हटा दो। कोई भी गवाह आज यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। अपने बॉस की बात सुनकर जो लोग डरे हुए थे वो सब अपने डर को भूलकर आगे बढ़ गए। वही वो लड़का जो सबके बीच में था वो उस लड़की को देख रहा था, जिसके आसपास का ऑरा बिल्कुल उसके बड़े भाई के जैसा था। जैसे वो सिर्फ लोगों को नर्क पहुंचाने के लिए पैदा हुए हो, पर वो नहीं चाहता था कि उसे बचाने की वजह से इस लड़की को कुछ हो जाए। पर तभी उसने जो देखा वो पूरी तरह से हैरान हो गया। जैसे ही वो लोग उस लड़की के पास पहुंचे उस लड़की ने आराम से उनकी गोलियों को चकमा दे दिया। ऐसे भी उन सब ने उसका पीछा करते हुए यहाँ तक ऑलरेडी बहुत गोलियां वेस्ट कर दिया था। उस लड़की की स्पीड हैरान कर देने वाली थी। अंशी उन सब के बीच ऐसे घूमने लगी जैसे हवा का झोंका हो। कोई उस पर वार करता उससे पहले अंशी उस पर वार करके तेजी से दूसरे पर वार करने चली जाती। उसके हाथ पैर सब तेजी से चल रहे थे, जैसे वो कोई करतब दिखा रही हो। कोई भी अंशी को छू नहीं पा रहा था, उल्टा उन लोगों की ही चीखें वहां गूंज रही थी। सब एक एक करके गिरते जा रहे थे, किसी की हाथ कटा हुआ था तो किसी की पैर। अंशी ने अपनी पिछली जिंदगी में 5 साल जेल में रहने की दौरान हर एक फाइट टेक्निक सीखा था, जो इस वक्त उसके लिए सबसे बड़ा फायदा था। अब तक 30 लोग नीचे गिरे पड़े कराह रहे थे। कुछ लोगों की हाथ पेट कट चुका था और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो चुकी थी। वहीं बचे हुए लोग इस वक्त डर और घबराहट में सामने खूंखार लड़की को देख रहे थे, जो लोगों को ऐसे काट रही है जैसे वो गाजर मूली हो, और वो इतनी फास्ट है कि कोई उसे छू तक नहीं पा रहा है। बाकी के लोग भी डर से पीछे हट रहे थे, सामने उनकी तरफ बढ़ती हुई लड़की को देख रहे थे, जिसकी तलवार की नोक से खून टपक कर नीचे जमीन को भीगा रही थी। ये नज़ारा बहुत ही भयानक था। कुछ ही देर में बाकी सब भी नीचे गिरे पड़े थे। कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी। लीडर नीचे पड़ा था, उसकी एक हाथ कट चुका था, पैर भी कट चुका था। वो यहाँ से भागना चाहता था पर दर्द से उठ भी नहीं पा रहा था। उस लड़के ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसके सामने आ गई थी। अब जाकर उसने उसके चेहरे को ठीक से देखा, उसके आधे चेहरे खून लगा हुआ था, पर वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसकी खूबसूरती से शर्मा जाए। पर इस वक्त खूबसूरत के साथ साथ वो एक डेंजरस माफिया क्वीन की तरह भी लग रही थी। अंशी ने उस लड़के को देखा जो 21-22 साल का लग रहा था और पूछा, आर यू ओके लिटिल बॉय? क्या? उस लड़के ने हैरानी से अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो सिर्फ 18-19 साल की लग रही थी, और वो 22 साल का होने वाला था, और ये लड़की उसे लिटिल बॉय कह रही थी। ये कैसा मजाक है? पर अंशी को तो ये बच्चा ही लगा, क्योंकि पिछली जिंदगी में वो 27 साल की उम्र में मरी थी, और तब तक वो एक मैच्योर लड़की थी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस दोनों पर राज करती थी। पर परिवार की प्यार पाने की लालसा ने उसकी बुद्धि को दे से भ्रष्ट कर दिया था। वो लड़का कुछ और कहता उससे पहले वहां पर कुछ गाड़ियों की आवाज आई। अंशी ने फिर से अपनी तलवार को थाम लिया। जैसे ही कार रुकी, अंदर से कुछ गार्ड्स बाहर आए, जिन्हें देखकर वो लड़का खुश हो गया। उसकी दर्द दे से गायब हो गया। वो अंशी को देखकर बोली, ये मेरे भाई के गार्ड्स हैं, प्लीज इन्हें आलू गोभी गाजर की तरह काट मत देना। उसकी बात सुनकर अंशी ने उस लड़के को अजीब नजरों से देखा।
यू थिंक टू मच लिटिल बॉय, अब जब यहाँ तुम्हारे घर वाले आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। अंशी की बात सुनकर वो लड़का जल्दी से बोला, अरे अपनी नाम तो बताते जाओ, मैं आपको कहाँ ढूंढूं। पर अंशी उसकी बात बिना सुने पीछे चली गई। अब तक सब गार्ड्स भी उस लड़के के पास आ गए थे। सब ने उस दिशा में देखा जहां देखकर वो लड़का बातें कर रहा था। उन्हें एक लड़की की पीठ नजर आ रही थी जिसने अपनी हाथ में तलवार पकड़ रखा था। जैसे ही वो लड़का उस लड़की की तरफ भागा, अंशी अंधेरों में गायब हो गई। जैसे वो यहाँ कभी थी ही नहीं। ये देख तो उस लड़के के साथ साथ गार्ड्स भी हैरान हो गए जो उस लड़के के पीछे उस लड़की को ढूंढने आए थे। तभी 2 कार और आकर रुकी और उसमें से 3 लड़के उतरे और भागते हुए उस लड़के के पास जाने लगे। आसपास इतने लोगों को मरा हुआ और करहाते हुए देखकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके जाने के बाद गार्ड्स ने पीछे की कार का गेट ओपन किया और उसमें से एक लड़का निकला जिसके चेहरे पर मास्क था, पर उसके आसपास का ऑरा इतना भयानक था कि गार्ड्स ने जल्दी से अपने नजरें झुका लिया। वहीं वो तीनों लड़के जल्दी से उस लड़के के पास चले गए। वो लड़का अभी भी अंशी जहां गायब हुई थी वहां हैरानी से खड़ा था। क्या हुआ, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तीनों लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम समय था वो उस दिशा में देखते हुए बोला। तो एक गार्ड हकलाते हुए बोला, बॉस, वो लड़की भूत की तरह गायब हो गई। उस गार्ड की बात सुनकर बाकी सब भी उसी बारे में बातें करने लगे। उनकी बात सुनकर तीनों लड़के कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का होश में आया और पीछे जब उसने अपने तीनों भाई को देखा तो वो उनके गले से लग गया कर बोला, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मुझे प्लीज लिटिल गर्ल को ढूंढने में मदद कीजिए। तभी एक रौबदार आवाज आई, चुपचाप का कर कार में बैठो व्योम। इस आवाज को सुनकर सबने दूसरी तरफ देखा जहां उनका देवल बड़ा भाई खड़ा था। सबने व्योम को देखा, उसे बहुत चोट लगी थी। हाथ, पैर और कंधे से खून बह रहा था। ये देखकर व्योम के बड़ा भाई अथर्व ने जल्दी उसे कार के पास लेकर जाने लगा। आपने बड़े भाई को देखकर वो सब साइलेंट हो चुके थे। सामने खड़े लड़के ने चारों ओर पड़े लोगों को देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, जो मर चुके हैं उन्हें टुकड़े करके जंगली जानवरों को खिला दो और जो जिंदा है उन्हें हेल मेंशन ले जाओ। गार्ड्स ने ओके बॉस कहा तो वो लड़का कोल्ड वॉइस में बोला, व्योम को जिसने बचाया उसके बारे में पता करो और उसे जो चाहिए दे दो, पैसा, घर या फिर उसे हमारे साथ काम करने के लिए कहो। इतना कहकर वो लड़का वहां से कार की तरफ चला गया जहां अभी अथर्व व्योम को लेकर गया था। आपने भाई की बात सुनकर बाकी उनका छोटा भाई समय आपने पास खड़े लड़के से बोला, अभिमान भाई, आपको क्या लगता है ये कितनी पावरफुल होगा जिसने हमारे व्योम को बचाया? तभी वो गार्ड बोला, होगा नहीं होगी बोलिए समय सर, क्योंकि वो एक लड़की थी जो बिल्कुल जादू की तरह गायब हो गई। उसकी बात सुनकर अभिमान और समय ने एक दूसरे को देखा। समय बेवकूफों की तरह सिर खुजलाते हुए बोली, अभिमान भाई, विक्रम भाई तो इस लड़की को ढूंढने के लिए कह कर गए हैं। हम एक भूतिया लड़की को कहाँ और कैसे ढूंढ सकते हैं जो हवा में गायब हो गई है? थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अगला भाग जल्दी आएगा, बाय।